नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर वैद्युतीय उपकरण। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था अल्टरनेटर का, उसको हमने स्लाइड से करके ट्राई की थी, लेकिन मैंने आपसे राय भी पूछी थी। आप सबकी जनरली राय ज़्यादातरों की यही थी कि हम बोर्ड पे करें ताकि आपको समझने में आसानी रहती है और हम इजीली भी आपको समझा सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जो वीडियो बनाई जाएंगी इलेक्ट्रिशियन के, वो तो विशेष तौर से इसी पे बनाए जाएंगे जो पहले वाला मेथड चल रहा था, और जो ड्राइंग के वीडियो चल रहे हैं वो स्लाइड पे चल रहे थे, वो ड्राइंग वाले स्लाइड पे ही चलेंगे। तो चलो हम इसके वैद्युतीय उपकरण के शुरू करते हैं। वैद्युतीय उपकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम के अंतर्गत रहेंगे। तो 2 से 3 प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ध्यान से कवर करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि किसी वैद्युतिक चूल्हे का शुद्ध तंतु के साथ प्रचालन तापमान कितना है। देखो, वैद्युतिक चूल्हा होता है वो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जो अपने घर पर वैद्युतिक चूल्हा होता है, हॉट प्लेट कह दो या विद्युत हीटर कह दो, ये उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उष्मीय प्रभाव में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक जो हम तार जोड़ते हैं वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका होता है भाई? नाइक्रोम का। अब इनकी वाट क्षमता हम अपनी आवश्यकता अनुसार लेते हैं, कोई 1000 वाट के या 1500 वाट का या हम 700 वाट का। लेकिन उस उष्मीय तंतु जो है इसका तापमान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है 300 से 400, 500 से 600, 750 से 900 और 1100 से 1300। तो उसमें तंतु का तापमान 750 से 900 डिग्री होना चाहिए। 750 से 900 डिग्री किसके लिए? मतलब उसमें चूल्हे के रूप में जो हमारे पास विद्युत चूल्हा होता है उसका जो तापमान होता है 750 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि विद्युत केतली का और विद्युत इस्त्री का, विद्युत आयरन का इससे कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप को यानी हीटर में प्रयुक्त उष्मारोधी पदार्थ कौन सा है? हीटर जब हम काम में लेते हैं तो आप देखते हो कि हीटर जो काम लेते हैं उसके अंदर एक प्लेट होती है जो वर्ताकार, सामान्यतः वर्ताकार की होती है, और उसके बीच में इस प्रकार की नलिका बनी होती है। जो आप इसे काम में लेते हो तो जो वो प्लेट होती है वो प्लेट किसकी बनी होती है? जो उष्मारोधी का कार्य करती है। ऑप्शन दिया है अब्रक की, एस्बेस्टस की, ग्लास उल की, पोर्सलिन की। तो आंसर आएगा पोर्सलिन की, क्योंकि पोर्सलिन के क्या कहलाता है भाई? चीनी मिट्टी। तो आंसर क्या होगा? प्लेट किसकी बनी होगी? चीनी मिट्टी की। नेक्स्ट सवाल है, एक स्वचालित विद्युत इस्त्री में थर्मोस्टेट प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? यानी कि आपके पास एक आयरन है, विद्युत इस्त्री है, तो उसमें आप थर्मोस्टेट प्रयोग करते हो। आप जानते थे कि जो पहले अपने पास बचपन में जो विद्युत इस्त्री काम में लेते थे उसमें जनरली थर्मोस्टेट नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल जितने भी प्रयोग में ले रहे हैं उन सब के अंदर थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट होने का मतलब आप ये समझते हो कि जैसे मान लो वो नियत तापमान पर आ गई तो ऑटोमेटिक स्वतः यानी कि बंद हो जाएगी, लेकिन यदि उसका तापमान कम है तो ऑन रखेगी। यही थर्मोस्टेट है। इसका मतलब थर्मोस्टेट ने क्या कर दिया? ताप नियंत्रण कर दिया। तो थर्मोस्टेट का अर्थ होता है ताप नियंत्रण। अब आप प्रश्न का आंसर दें, एक स्वचालित विद्युत इस्त्री में थर्मोस्टेट प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? पहला है तापमान नियंत्रण करने के लिए धारा को घटाना, एक काम। दूसरा, तापमान नियंत्रण करने के लिए धारा प्रवाह की दिशा को बदल देना। तीसरा काम, तंतु को ऑन ऑफ करके उष्मा का नियम करके तापमान को नियंत्रित करना। तो तीसरा करेक्ट है कि तंतु को ऑन या ऑफ कर दें। यदि हमारे पास जो तंतु है, जो वस्तु है, वो नियत तापमान तक गर्म नहीं है तो ऑन रखेगा। यदि नियत तापमान पर गर्म हो जाएगी तो ऑफ रखेगा। धारा की दिशा कम नहीं करेगा, नहीं बदलेगा। यहां पर क्या होगा? उसमें एक तंतु है जिसके कारण वो क्या करती है? स्क्रू गेज से वो स्लाइड करती है, यानी कि जैसे तापमान ज्यादा होता है वो मुड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आजकल उत्पादित ऐसी छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर कौन सी है? जो आप अपने घर के ऊपर जो छत पर जो पंखा लगाते हो उस छत पंखों में कौन सी मोटर काम में लेते हो? प्रत्याकर्षण यानी रिपल्शन मोटर, स्थायी संधारित्र मोटर, यानी कि आपको यह कह दिया जो एक कैपेसिटर है वो परमानेंट है, स्थायी संधारित्र। दूसरा, संधारित्र प्रारंभ प्रेरण चाल मोटर, यानी कि जो आपको कैपेसिटर है स्टार्टिंग कैपेसिटर एंड रनिंग इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है छाया ध्रुव मोटर। तो जो हम आपके घर के ऊपर छत पंखा है उस पंखे में आप देख रहे हो कि वहां पर कैपेसिटर लगा होता है, और एक ही कैपेसिटर लगा है वो क्या करता है? स्थायी रूप में काम करता है। तो आप कहते हो स्थायी कैपेसिटर मोटर, तो ये स्थायी कैपेसिटर मोटर का उदाहरण रहेगी। नेक्स्ट है, छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर प्रयुक्त होता है। आप छत पंखा लगाते हो तो घर में रेगुलेटर भी लगाते हैं जिससे आप इसे कम और ज्यादा करते हैं। तो उस रेगुलेटर का क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन है धारा को घटाता है,
दूसरा पंखे पर आरोपित वोल्टता के ड्रॉप के लिए, तीसरा गति बढ़ाने के लिए, चौथा बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए। रेगुलेटर बल आघूर्ण नहीं बढ़ाता, रेगुलेटर कभी भी गति नहीं बढ़ाता, क्योंकि यदि रेगुलेटर नहीं लगाओगे तो गति सबसे ज्यादा होगी। तो रेगुलेटर की सहायता से तो आप गति कम कर रहे हो, बढ़ा नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आप रेगुलेटर से कम कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि जो टोटल वोल्टेज है उनमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप आप रेगुलेटर पे ले लेते हैं, तो बाकी वोल्टेज ड्रॉप आगे क्या जाएगा, कम जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त कर लेगा रेगुलेटर, जिसके कारण कंप्लीटली वोल्टेज उसको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, इस कारण ये धीमा चलेगा। तो आंसर आएगा पंखे पर आरोपित वोल्टता के ड्रॉप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे में संधारित्र उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जो पंखा है ये सिंगल फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर के अंदर आप कैपेसिटर लगाते हो, क्यों? तो एक तो होता है कि हम जानते हैं कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें मोटर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। और कैपेसिटर क्या करता है, फेज विभक्त करता है। जब कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो फेज विभक्त करने का कार्य करता है, और फेज विभक्त करने के कारण इसको हम प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि फेज विभक्त करने पर ये क्या हो जाएगा, ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन है गति बढ़ाना, दूसरा किसी दोष के पैदा होने पर पंखे का बचाव करना, तीसरा फेज शिफ्ट पैदा करना, चौथा गति नियंत्रण। यानी ये कैपेसिटर होता है फेज शिफ्ट पैदा करता है, फेज शिफ्ट पैदा करता था तो ये स्वतः चलेगी। यदि आपका कैपेसिटर नहीं है तो फेज शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, फेज शिफ्ट नहीं आ रहा तो प्रारंभ में टॉर्क नहीं आ रहा है, तो शुरुआत में गति देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यदि आप किसी दिशा में घुमाओगे तो उसी दिशा में घूमता रहेगा, जब उसके बाद मोटर चला दो। क्योंकि आप जानते हो कि ऐसी भी आपके पास सिंगल फेज मोटरें होती है जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहलाती है, यानी कि कैपेसिटर का प्रयोग केवल स्टार्ट करने के लिए होती है। जैसे 75% गति अपनी प्राप्त कर लेता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑन हो जाता है, मतलब ऑफ हो जाता है, जिसके कारण वो कैपेसिटर परिपथ से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इस प्रकार के परिपथ भी हमारे पास रहते हैं। अगला, इमर्सन तापक एक मरम्मत नहीं करने योग्य उपकरण है, क्योंकि जो आप इमर्सन रोड, यानी कि वह रोड जैसे आप पानी गर्म करते हैं ना अभी सर्दियों में, तो वो रोड क्या कहलाती है, इमर्सन रोड, वो वापस इसको पुनः मरम्मत नहीं कर सकते। मरम्मत इसकी क्यों नहीं कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, इसमें कोई तंतु नहीं होता, दूसरा इसका तंतु एक सर्पिलाकार व रेत से भरा नलिका के बीच स्थापित होता है, तीसरा इसे खोला नहीं जा सकता, चौथा दोष युक्त होने पर फट जाता है। देखो दोष युक्त होने पर फटता नहीं है, आप जानते हो, लेकिन हम जानते हैं कि वो टेढ़ी मेढ़ी नलिका होती है, उस नलिका में जो रेत के साथ में क्या होता है, तंतु अंदर रहता है, जिसके कारण उस तंतु की वापस मरम्मत नहीं कर सकते, नहीं उसकी जगह दूसरा तंतु को स्थापित नहीं कर सकते, इस कारण इसकी मरम्मत नहीं की जाती है। मरम्मत नहीं करने का कारण यह रहता है। गीजर में पिघलने वाले सुरक्षा प्लग का क्या कार्य होता है? जब आप गीजर देखते हो तो गीजर इस प्रकार का रहता है ना, तो यहां पर एक पिघलने वाला सुरक्षा युक्ति रहती है, यानी कि जब आपके यहां पर थोड़ा सा भाग खाली रखते हैं, क्योंकि कभी भी ये पूरा नहीं भरा जाता है, जब तापमान बढ़ता है तो यहां पर क्या होगा, वायु का दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो उस दाब को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक पिघलने वाला भाग रखना पड़ता है, जो क्या होता है, दाब ज्यादा होने पर पिघल जाएगा और वहां से क्या होगा, दाब बाहर निकल जाएगा और गीजर के फटने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये क्रिया होती है। तो ऑप्शन है, ये अत्यधिक वाष्प दाब से गीजर को फटने से बचाता, बिल्कुल सही है। दूसरा, तापक तंतु को जलने से बचाता, नहीं। अतिरिक्त जल को गीजर से बाहर निकाल देता, नहीं। अतिरिक्त जल गीजर के अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि यहां पर हम इनलेट यहीं पर डालते हैं, तो वहां पर जितने उस बिंदु तक आएंगे वहीं तक इसके अंदर पानी आएगा, उससे ज्यादा उसके अंदर पानी नहीं आएगा। तीसरा होता है, गीजर में थर्मोस्टेट की सुरक्षा करता, नहीं। थर्मोस्टेट की भी कोई सुरक्षा नहीं करता है, थर्मोस्टेट हम नीचे की भाग की तरफ लगाते हैं। अगला सवाल है, आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता। एक विद्युत तापक दे दिया, जैसे आपको कह दिया ये हॉट प्लेट है, गर्म नहीं हो रही है, आपको जांच करनी है। आपने पता लगेगा आपूर्ति सॉकेट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं, आपने ये लगा दिया कि जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो भी सही है और आगे जुड़ा हुआ भी क्या है, सही है, यहां तक इस कनेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि प्लेट गर्म नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो इस खराबी के लिए आप आगे कौन सा कदम उठाएंगे? प्रश्न ये है। पहला, तापक को खोलकर सभी पुर्जों की जांच करेंगे कि तापक के निर्माता या सप्लायर से दोष चार्ट के रूप में संपर्क करेंगे, या प्रतिरोधन के लिए मेगर का उपयोग करेंगे, या तापक टर्मिनल पेटी पर वोल्टता की जांच करेंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो सबसे पहले जो हॉट प्लेट यदि गर्म नहीं हो रही है तो हम हॉट प्लेट को देखो सबसे पहले चेक करते हैं।
सप्लाई चेक, अंदर कनेक्शन आया, टेस्ट देखा भाई कनेक्शन आ रहा है, सही आ रहा है। यदि सब कुछ सही आ रहा है तो इसका मतलब दोष उधर सप्लाई में, तार में कहीं दोष नहीं, दोष हॉट प्लेट में। अब इसके पुर्जे खोलकर इसकी जांच की जाएगी। तो आंसर होगा तो तापक के खोलकर सभी पुर्जों की जांच की जाएगी। तापक मतलब एक हीटर है, हीटर में पुर्जे होते कितने हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको फ्यूज हुए लैंप या खराब पंखे को बदलना है, ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है। आपको फ्यूज हुए लैंप या खराब पंखा को बदलना है, ऐसे में सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है। देखो आपको यह कह दिया जाए कि पंखा चेंज कर दो या कह दिया जाए ट्यूबलाइट बदल दो, तो सबसे सुरक्षित रास्ता ट्यूबलाइट बदल दो या उसका पूरा सॉकेट ही पूरा बदल दो, होल्डर वगैरह सब कुछ बदलना है। तो सबसे सुरक्षित रास्ता कौन है। पहला है कि लकड़ी की चौकी या वर्क बेंच पर खड़े होकर, बात तो ठीक ही है, उस पर खड़े होने भी सही है। दूसरा रबर ब्लॉक का प्रयोग करके, दोनों में एक ही, दोनों में से कोई सा ये कर लो। तीसरा एकल ध्रुव स्विच बंद करके, और चौथा मुख्य आपूर्ति बंद करके। तो पहली बात है कि मैं सप्लाई बंद करनी है। सप्लाई में आपको दो चांस दे दिया, एक तो एकल ध्रुव बंद करके, एक मुख्य सप्लाई। तो आप क्या कहोगे, वो एकल ध्रुव मतलब है कि परिपथ पूरा नहीं करवा रहा, नहीं। हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार का बदलते हैं तो कोई भी दूसरा तार भी हमें छू ना ले, इसलिए मुख्य आपूर्ति को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि दूसरा तार छू लेगा तो परिपथ बन जाता है बीच में कभी कभार, इसलिए इसको सावधानी रखते हैं। मुख्य सप्लाई को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ISI के अनुसार जल चालक पिंड यानी वाटर हीटर बॉडी और योजक केबल के बीच विद्युत प्रतिरोध क्या होना चाहिए। यानी वाटर हीटर बॉडी और योजक केबल के बीच जो होता है 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0.5 मेगा ओम से विद्युत प्रतिरोध कम नहीं होना चाहिए। इससे विद्युत प्रतिरोध क्या रहना चाहिए, ज्यादा ही रहना चाहिए। जो जल तापक पिंड और योजक केबल, जो हम केबल जोड़ते हैं जहां पर कनेक्शन होता है, और जो तापन यानी हीटर रहता है, इन दोनों के बीच में 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट एक सीलिंग फैन के स्वीप की निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है। देखो कि स्वीप होता है सीलिंग फैन की, जैसे मान लो ये आपके पास एक सीलिंग फैन है, छत पंखा है, और यहाँ पर छत पंखे पे आपने लगा दी ब्लेडें, टोटल आपने 3 ब्लेडें लगा दी इस प्रकार। तो जो स्वीप है वो कितनी होगी, स्वीप होती है यहाँ से इसके केंद्र से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसका दुगुना, क्योंकि ये भाग इधर ही है, इधर इसका भाग इतना रहता। तो स्वीप की दूरी यहाँ के केंद्र से यहाँ ब्लेड के अंतिम सिरे के बीच की का क्या होगा, दुगुना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, सीलिंग फैन के स्वीप को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है। पहला है, इसके घूर्णन से बने वर्त के अर्धव्यास से या ब्लेड की लंबाई का दुगुना। ब्लेड की लंबाई का दुगुना नहीं, यहां पर केंद्र से ब्लेड के अंतिम छोर की लंबाई का दुगुना, ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र के बीच की दूरी का दुगुना, यह होता है इसका स्वीप। तो यह स्वीप रहेगा, क्योंकि जिसके भाग जिस एरिया के अंदर ये फैलेगा तो ये वो भाग क्या कहलाएगा, स्वीप कहलाएगा। यदि किसी मेज पंखे के गति चयन नियंत्रक स्विच के प्रचलन में पंखे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो निम्नलिखित में से कौन सा दोष हो सकता है। देखो आपको सिंपल सब है, अब इतनी सारी कठोर हिंदी दे दी तो आपको आधी तो समझ में नहीं आती है। सवाल इतना सा है कि एक टेबल पंखा है, उसके स्विच है 3 4 एक, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर स्पीड पे चलते हैं। यदि उसको आप अलग अलग दबाते हैं फिर भी उसकी गति वही रहती है, बताओ कौन सा दोष है। मतलब चल तो रहा है, और आपको कोई से 3 नंबर बटन दबाते तो भी उतनी स्पीड रहती है, 2 नंबर उतनी, 4 पे उतनी, 1 पे उतनी, तो बताओ कौन सा दोष है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गए। शॉर्ट सर्किट हो गए तो सभी स्विच आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। सभी स्विच आपस में जुड़ गए शॉर्ट सर्किट होने के कारण, तो आप कोई से दबाओगे तो स्पीड क्या रहेगी, वही रहेगी। तो इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट, लघु परिपथ दोष। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, यदि कोई निर्विघ्नता से चलता हुआ मेज पंखा धुआं देने लगे, यदि मान लो बिना कोई बाधा के कोई पंखा चल रहा है और अचानक से धुआं देने लगे, तो इसका क्या कारण हो सकता है। घरेलू उपकरण पढ़ रहे हैं, तो एक तो लघु परिपथ हुई वाइंडिंग, एक प्रारंभिक वाइंडिंग को खोलने वाला अपकेंद्रित स्विच गड़बड़ हो गया, तीसरा बियरिंग दोष, चौथा ओवरलोड। तो देखो कि अचानक से धुआं देने का कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट होना, यानी कि लघु परिपथ होना। तो वाइंडिंग का जल जाने के कारण अचानक से क्या होता है, धुआं देने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आजकल उत्पादित एसी मेज पंखे में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। भारत में आजकल मेज पंखों में सामान्यतः हम मोटर लेते हैं यूनिवर्सल मोटर काम है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर होती है जो हमारे पास डीसी और एसी दोनों पर चलती है।
और उसकी गति भी क्या रहती है, एक नियत गति से रहती है और उस गति पर कार्य करती है, इसलिए हम यूनिवर्सल मोटर कार्य लेते हैं। एक नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, जो भी थर्मोस्टेट होता है उसका प्रतिरोध किलो ओम में होना चाहिए। किस ऑर्डर में होना चाहिए, किलो ओम में थर्मोस्टेट का प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रश्न है, सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच कहां लगाना चाहिए। देखो अपन जो जनरली इन डे टू डे लाइफ में जहां पर भी आप गीजर देखते हो कि स्विच हमेशा बाथरूम के अंदर यानी स्नानघर के अंदर होता है, जबकि भारतीय मानक के अनुसार ये जो स्विच है गीजर का, ये हमेशा कहां होना चाहिए, बाहर, बाथरूम से बाहर होना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े कि बाहर नहीं लगा सकते, अंदर ही लगाना पड़ेगा, तो आपको एक निश्चित ऊंचाई पर लगाना चाहिए, यह नियम रहता है। नेक्स्ट है, मिक्सर की प्रचलन गति की प्रास कितनी होती है। जो मिक्सर चलता है वो यूनिवर्सल मोटर पे चलता है, उसकी गति कितनी होती है, 3000 आरपीएम से 12000 आरपीएम होती है मिक्सर की गति, ये ध्यान रखना आप। घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर में विद्युत मोटर कौन सी होती है, यूनिवर्सल। कौन सा उपकरण विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन है वॉशिंग मशीन, नहीं उसमें प्रभाव है ही नहीं उसमें। नेक्स्ट है फूड मिक्सर में भी नहीं। टोस्टर और टेबल फैन। टोस्टर क्या होता है, जहां पर एक इस प्रकार से आपके पास रहता है, जिसमें यहां पर भी एक हीटिंग एलिमेंट होता है, इस जगह पे भी हीटिंग एलिमेंट और यहां पर भी हीटिंग एलिमेंट। इन जगहों पर आप क्या करते हो, ब्रेड डालते हैं और वो ब्रेड क्या होती है, सिक जाती है, यानी कि दोनों तरफ से, यहां पर उसमें तंतु, यहां पर भी उसमें तंतु, यहां पर भी उसमें तंतु होते हैं, तो ये इस ब्रेड को सेकने के लिए काम लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टोस्टर। तो टोस्टर भी उसमें एक तंतु पर कार्य करता है। माइक्रोवेव उसमें एक तंतु पर कार्य नहीं करता, वॉशिंग मशीन भी नहीं करती है, और आपका छत पंखा भी नहीं करता है, और फूड मिक्सर भी इस पर प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज हमने अभी वैद्युतीय उपकरण के ये प्रश्न देखे हैं। अब हम अगले सीरीज में अभी थोड़ी देर बाद में हम दूसरा चैप्टर करेंगे, इसके आगे वैद्युतीय उपकरण का दूसरा भाग करेंगे, तो उसमें भी इस प्रकार से जितने संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आप विद्युत उपकरण के चैप्टर को ध्यान से केयरफुली पढ़े। यहाँ पर क्या होता है कि अपनी थोड़ी समझ ज्यादा काम आती है, कहीं पर थोड़ा सा डेटा आ जाते हैं, वहां डेटा में तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कितना वाट होना चाहिए, कितना सेल्सियस होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी क्या डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, तो इनको आराम से जनरल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम केबल के क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि नेक्स्ट के भाग में हम क्या करेंगे, केबल के क्वेश्चन, जो केबल है उस केबल के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।